Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who will be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम। धन्यवाद, थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ राजेश। Foreign investors pump in 22,872 crore rupees into the Indian capital market in November this year. And in the business week ended on Friday, Sensex and Nifty gained more than 1%. विदेशी निवेशकों ने नवंबर में भारतीय पूंजी बाजार में 22,872 करोड़ रुपए का निवेश किया और शुक्रवार को खत्म हुए कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा की बढ़त। पिछले 3 महीनों से विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लिवाली का रुख बनाए रखा है। नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में कुल 22,872 करोड़ रुपए का निवेश किया। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते की उम्मीद और विनिवेश की प्रक्रिया के साथ व्यापार जगत के लिए राहत के कुछ और उपायों के कारण विदेशी निवेशकों का उत्साह बना हुआ है। नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में कुल 25,230 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन ऋण बाजार से लगभग 2,358 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस तरह पिछले महीने कुल निवेश 22,872 करोड़ रुपए का रहा। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में अक्टूबर में 16,038 करोड़ रुपए और सितंबर में 6,558 करोड़ रुपए का निवेश किया था। We have callers online now. Veena is the first caller. We will go to welcome to Market Mantra. Please ask your question. नमस्ते, मैं वीना दिल्ली से। मैं जानना चाहती हूँ कोटक स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप दोनों में से कौन सा बेहतर है? अभी सारे स्मॉल कैप स्ट्रगल कर रहे हैं और कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा अच्छा करेगा। और अगर मुझे दोनों में से चुनना हो तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। And now we have Prakash online with us. Prakash is also from Delhi. Prakash, we welcome you to Market Mantra. हाँ जी, नमस्कार जी। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। एक्चुअली मैं रिटायर हूँ, 62 ईयर्स मेरी एज है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे पेंशन मिलती है। मैंने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, हालांकि मुझे प्रोग्राम में बहुत रेगुलर सुन रहा हूँ। इवन 86 में यूटीआई का मास्टर शेयर लॉन्च हुआ तब भी मैं बस किसी वजह से मैं कुछ इन्वेस्ट कर नहीं पाया। क्या मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में? क्या आपका पेंशन काफ़ी है? आपके एक तो आपके पास पूंजी कैसी है, कितनी है, कितने समय तक आपको उस पैसे की जरूरत नहीं होगी? क्या और वो जो पैसा है वो केवल उसको बढ़ाना ही उद्देश्य है? अगर आपको इनकम के लिए, रेगुलर आमदनी के लिए आपको अपने निवेश पर निर्भर नहीं करना होता है तो जरूर म्यूचुअल फंड को एक अच्छा विकल्प आप समझें। जो पैसा आपका डिपॉजिट में लगा हुआ है वो बहुत ही निश्चित आमदनी देगा, क्यों ना उसको बेहतर बढ़ाया जाए। और अगर आपके पास उस पैसे से नियमित आमदनी की जरूरत नहीं है, नियमित आमदनी की अगर जरूरत हो तो उसके लिए अलग तरीके के फंड हैं। सप्लीमेंट्री इनकम, अगर आपको कुछ पीरियोडिक इनकम आपको अपने निवेश से चाहिए तो उसके लिए दूसरे कंजर्वेटिव फंड्स हैं, इक्विटी सेविंग फंड, या जिसमें कि इक्विटी का एलोकेशन काफ़ी कम होता है। लेकिन आपको थोड़ी बारीकी से सलाह की जरूरत होगी, जरूर किसी सलाहकार से संपर्क करें। सोनीपत से संजय हमारे साथ है। संजय, स्वागत है, आपका सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार। अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर लें संजय। सर रेडियो सेट की आवाज थोड़ा कम कर दें। हाँ सर जी। सर मैंने है ना अटल पेंशन योजना में निवेश कर रखा है सर। ये मतलब 1318 रुपए की किस्त मेरी हर महीने बैंक से अकाउंट से कट जाती है जी।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है, कब तक ये 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी मुझे, और जो मेरे पैसे जमा हुए उसका क्या हुआ? जो आपके पैसे इकट्ठा हुए हैं उसी से आपको पेंशन मिलेगा। जब तक ये पेंशन ही मिलेगा सर, या कुछ फिर इकट्ठी भी निकलवा सकते हैं हम कुछ इस तरह का? अटल पेंशन योजना में जो आपको ये पैसा एक तरह से आपका इकट्ठा हो रहा है, और मुझे अटल पेंशन योजना के बारे में बारीकी से जानकारी नहीं है, जो मैं कभी अगले किसी सप्ताह में बताऊंगा। लेकिन एनपीएस जिस पे आधारित है अटल पेंशन योजना, चूंकि अटल पेंशन योजना एनपीएस पे ही आधारित है, जिसमें कि आपको एक निश्चित पेंशन की का भरोसा दिया जाता है, और अगर उस इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस वैसा नहीं हुआ तो सरकार ये देगी, ये सोच है। लेकिन एनपीएस जिस तरह से ऑपरेट करता है उसमें 60% पैसा जो आपका पैसा एक्यूमुलेट होता है उस पैसे को आप निकाल सकते हैं एनपीएस में, और बाकी 40% से आपको एन्युटी खरीदना होता है। एन्युटी लेना आपके लिए अनिवार्य है, जिससे कि आपको पेंशन मिलता है। From Faridabad, we are now joined in by Narendra. We welcome you to Market Mantra, Narendra. Hello, good evening, sir. Good evening. My age is around 58, so I was regularly investing in S&P. But for the last few months, S&P has totally stopped. So now I want to invest in equity savings fund. First of all, will it be feasible for me to go to equity savings fund? Is it a safe option? Secondly, could you please tell me some good equity savings funds in which I can go for 5-year investment, 5 to 6 year investment? Thank you. Yeah, the profile of FMP is very different from the equity savings fund. FMP is primarily all fixed income investment, whereas and on a 3-year holding period, it's more comparable with a deposit with a slightly higher return and greater tax efficiency. As compared to that, equity savings fund will have nearly a third of your money invested in equity, and remaining 2/3. So it is dominantly a fixed income fund, but not entirely. And so it will demonstrate, it will show some volatility. It will go up and down in value. But on the kind of time frame which you are saying, 5 to 7 years, I think it is very likely that it will give you superior return than FMP as well as fixed income. And 7 years, periodic investment, it will reduce your risk as well. The only problem is that you should avoid investing a large sum of money in equity savings fund just to moderate, reduce your risk. And good equity savings fund, there are quite a few, but I can't recall the best ones which comes to my mind. So for some other time. कोलकाता से राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार धीरेन्द्र जी और पूरी मनी मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार सर। मैं सालों से आपके इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ सर। धन्यवाद आपका। सर मेरा प्रश्न ये था सर कि आपके आखिरी एपिसोड में आपने कॉर्पोरेट टैक्स के कम होने के संदर्भ में कहा था कि इस परिस्थिति में स्मॉल कैप फंड आने वाले 7 से 10 सालों में लार्ज कैप की तुलना में कम अच्छा प्रदर्शन करेंगे सर। इसी जी I think we've lost touch with him, and he actually wants to know more about large cap and the promise of small cap. जी हाँ, मैंने ऐसा कहा था कि बड़ी कंपनियों के लिए ये जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कमी है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट करता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां बड़ी इसलिए हैं क्योंकि उनके पास स्केल का एडवांटेज है। और अगर बड़ी कंपनियां अगर और बड़ी होती हैं, नया कैपेसिटी बिल्ड करती हैं, तो उनका टैक्स रेट और कम हो जाएगा, क्योंकि नया कैपेसिटी का जो आउटपुट है उस पर टैक्स रेट कम होना है, या नए यूनिट्स पे कम टैक्स लगेगा। तो इससे बड़ी कंपनियों का के लिए एडवांटेज बढ़ता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी कंपनियां, बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जो कि उस बड़ी कंपनियों से, अब क्योंकि बहुत सारे निश इलाके हैं, बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जो कि अपने इलाके में वो लीडर हैं, पर वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है। जैसे अगर आप देखें कि एडहेसिव इंडस्ट्री है, पीडीलाइट इंडस्ट्री, वो एक तरह से एक कंपनी का एक इंडस्ट्री है। अगर आप पेंट्स में देखें कि 2-3 कंपनियां मिल करके करीब करीब पूरे बाजार का पूरा बाजार डोमिनेट करती हैं। और इस तरह की बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जो कि अपने आप में इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं। उनके लिए वो एडवांटेज अभी भी बरकरार रहेगा। लेकिन आम तौर पे जो मैं कह रहा था कि बड़ी कंपनियां जिनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव आया है, ये एक बहुत बड़ा टेलविंड बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें खासा फायदा होगा। और छोटी कंपनियों का जो प्रॉमिस है वो तो है ही है कि जब छोटी कंपनी बड़ी होती है
और वो जब लार्ज कैप या मिड कैप बनती है तो आपका पैसा कई गुना बढ़ता है। बड़ी कंपनी में इसके बावजूद भी आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना नहीं होता है, लेकिन छोटी कंपनियों में उसकी संभावना है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड है, इसका एक रिस्क है कि छोटी कंपनियां थोड़ा वल्नरेबल होती हैं, साइक्लिकल डाउनटर्न को विथस्टैंड नहीं कर पाती हैं, तो उसमें पैसा डूब जाता है। उनके लिए कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में कई बार कॉम्पीट कर पाना या जो बाजार का स्वरूप है, जब जैसे ही कुछ बदलता है उसमें अगर वो रफ्तार से न बदले तो उनके लिए ये बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। मोदी नगर से अशोक कुमार हमारे साथ हैं। अशोक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी, अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर लें अशोक। जी हाँ, हेलो जी बताएं। हाँ धीरेन्द्र जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एक ब्रोकर के यहाँ गड़बड़ हुई है। जी जी। तो ऐसे में क्या ब्रोकर के यहाँ अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, और अगर उसके यहाँ अकाउंट है तो कैसे हमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये ब्रोकर के यहाँ जो ब्रोकर कार्वी में जो ये जो फ्रॉड हुआ है, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये गैरकानूनी है, ये फ्रॉड है, और इसकी वजह से बिल्कुल इससे सबक लेना चाहिए। अगर आपका बहुत सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ और एक डीमैट अकाउंट में हो और आप ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और जिसकी वजह से आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ा है, और आपको थोड़ा भी संदेह है कि कभी स्टॉक ब्रोकर कुछ ऊपर नीचे कर सकता है आपके डीमैट अकाउंट से, एक तो कि आम जो बेसिक सावधानी है वो बरतें। यहाँ पे मुझे लगता है कि निवेशकों की भी थोड़ी सावधानी में थोड़ी ढील हुई है, क्योंकि जब भी कोई आपके डीमैट अकाउंट से कोई डेबिट होता है, जब कोई शेयर निकलता है, जब आप बेचते हैं या उसको निकाला जाता है, तो आपके पास एसएमएस आता है, आपको खबर आता है। उसके अलावा एनएसडीएल आपको सीधा, जो डिपॉजिटरी है, वो सीधा आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने भेजता है जब भी कभी उसमें कोई ट्रांजैक्शन होता है। तो लोगों के नेग्लिजेंस की वजह से भी ये काफ़ी हद तक ये जिम्मेदारी है, लेकिन ये बाय एंड लार्ज ये फ्रॉड है। किसी और ब्रोकर में आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया था, और कभी किया नहीं, गैरकानूनी है। और इससे बचने का एक तरीका है कि आप एक डीमैट अकाउंट एक और खोलें। ये टेढ़ा मेढ़ा तरीका है, इसके लिए तो सबसे पहले रेगुलेटर को कुछ करना चाहिए कि इस तरह का रिपीट कभी ना हो। ये एक तरह से आपके लॉकर में सेंधमारी हो जाने का ये एग्जाम्पल है, कि आपने अपने लॉकर में डिपॉजिटरी, जो आपका डीमैट अकाउंट है वो एक तरह से आपके सिक्योरिटीज़ का वो लॉकर है, और उस लॉकर में से अगर ये सिक्योरिटीज़ निकल जाते हैं, बिक जाते हैं, और आप चिंता में पड़ जाते हैं कि इसका क्या होगा, तो एक तरह से ये चोरी है। इससे बचने का एक तरीका है कि आप किसी बैंक में आप एक अपना डीमैट अकाउंट खोलें, और जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ जो डीमैट अकाउंट है उससे उस दूसरे अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन ये मैं टेढ़ा मेढ़ा तरीका बता रहा हूँ, इस चीज़ को रेगुलेटर को पक्के तौर पे दुरुस्त करना और फिक्स करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि अब भविष्य में, नहीं तो इससे इक्विटी बाजार में छोटे निवेशकों का भरोसा खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही चिंताजनक और ये एक बहुत ही गंभीर बात हुई है। दिलीप वाबले joins us from Mumbai. दिलीप, वेलकम। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। दिलीप वाबले बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र मुंबई से बोल रहा हूँ मैं। सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि जो है कि जो बिजनेस सर्वेंट होते हैं वो 100 करोड़ है, गवर्नमेंट सर्वेंट 25 करोड़ है पूरे अपने इंडिया में। तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग है, इनको जो है रिटर्न इनकम आना चाहिए, क्योंकि हम जो दिलीप साहब, आपका कोई सवाल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है तो वो हम आज लेंगे, अन्यथा आप अगले हफ्ते हमें सैटरडे या सोमवार को फोन करें। We were talking about the small cap, and you mentioned about having discussed this last time also. Small caps have been, going through can go through a roller coaster ride. And they're going through one. They're going through. So the roller coaster ride, as you were saying, they're going through one. Going through a trough. Yes. Yeah. So this up and down, is there a fixed tenure for this? Or should one say that 7 years are going to be good years and 7 years are going to be... I wish, we could actually say that, there was a term for that. But I have seen that, generally in a 4 or 5 year cycle, they go through a full cycle. And on a full cycle, good small cap, smaller companies also, companies with some advantage, companies with some connect with the consumer,
companies which are well managed, they are able to, withstand this. Why small caps are more volatile, or they simply because they have less liquidity, less information is known. So when the market mood changes, when the weather in the market changes, then people get more concerned about those companies, that smaller companies will actually suffer more, fall more, or struggle in the marketplace for their products and services more. So understandably, and there is less liquidity, fewer transactions actually impact the prices, and if the general trend is that there are more sellers than buyers, then prices do come down. And for such companies, they come down more. But they turn, and as and when they turn around, they move up just as fast. So, and 2017 we saw that what happened to small caps. Some of the great small caps, they went up by 100%, 115%. We actually saw a frenzy. Investors took such, and it's very normal. In a euphoria, people tend to overprice something, or the momentum catches up. People start investing in a manner that not because the companies are great or good, simply because it's going up, so more people buy it so that they can ride it, and then the tide turns. So I would say that yes, 5 to 7 year time frame is good enough when you can actually, and any less time frame could be very disappointing for a small, investing in smaller companies. But it's also important that once you have chosen a set of small companies, or you are investing in a small cap fund, then invest through the bad times, because that invest through the difficult times, because that is investing is all about buying low and selling high, and stopping to invest in when things are low is not good. दिल्ली से अशोक मलिक हमारे साथ हैं. अशोक, स्वागत है, आपका सवाल पूछें. नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ, 3 किस्म के होते हैं, एक तो डिविडेंड, एक डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान और ग्रोथ प्लान. इनमें 3 में से कौन सा मोस्ट बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर है? केवल ग्रोथ प्लान बेनिफिशियल है, बाकी दोनों आपके लिए नुकसानदेह हैं. और पहले ये नुकसानदेह नहीं होते थे 31 जनवरी 2018 तक. उसके बाद ये नुकसानदेह हो गया क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया. तो अगर आप डेट फंड में लगा रहे हैं या इक्विटी फंड में लगा रहे हैं, तो केवल ग्रोथ प्लान में ही लगाइए, ताकि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अगर आपको पीरियोडिक इनकम की भी जरूरत है, या अपना पीरियोडिक पैसा वापस भी लेना चाहते हैं, तो विड्रॉल प्लान, एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो कि डिविडेंड की तरह ही काम करता है, लेकिन आप पहले से निर्धारित कर पाते हैं कि कितना पैसा आपको किस अवधि पे, किस पीरियोडिसिटी पे आपको चाहिए. ये आप शुरू में ही निवेश करते समय बता दें, तो वो उतना पैसा आपको हर समय आपकी इच्छा के अनुसार वो रकम आपके पास आ जाया करेगी. इसके लिए आपको फंड कंपनी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बच पाएंगे. और इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी रिलेटिवली बेटर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से मिलने वाला जो डिविडेंड था वो पहले टैक्स फ्री हुआ करता था, अब टैक्सेबल हो गया है. जब आप ये विड्रॉल प्लान में लगाते हैं, तो शुरुआत के सालों में केवल छोटा सा भाग ही गेन होता है. बाकी पैसा एक तरफ से आप अपना मूल रकम ले रहे हैं, और बाकी पैसे पे बढ़ा हुआ रकम जब 3 साल के बाद जो आप ज़्यादा मुनाफा जब आप डिराइव करेंगे, तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि निवेशकों के लिए खासा फायदेमंद है. आपके मार्जिनल टैक्स रेट, आपके टैक्स रेट को काफ़ी कम कर देता है. नेक्स्ट वी हैव सुनील फ्रॉम दिल्ली. वी वेलकम यू सुनील. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी ये बताइए, जैसे बैलेंस फंड 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड और एक डेट ओरिएंटेड, और एक होता है इक्विटी सेविंग्स फंड. तो जो इक्विटी सेविंग्स फंड है और डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड है, इनमें क्या फर्क है, पहली बात. और दूसरी बात यह है कि अभी जो माहौल चल रहा है मार्केट का, उसमें क्या इनमें SIP हम शुरू कर सकते हैं? क्या इन दोनों में भी SIP शुरू की जा सकती है, या सिर्फ इक्विटी फंड्स में ही SIP लगाई जा सकती है? धन्यवाद. आमतौर पे इक्विटी में ही SIP करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बड़ा वॉलेटाइल एसेट क्लास है, और ढेर सारा रकम एक साथ लगाने पे बड़ा अफसोस होता है जब लगाने के तुरंत बाद अगर आप भारी गिरावट देखते हैं. उसके अलावा इक्विटी का एक बेसिक रूल है कोई छोटे निवेशक के लिए, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा निवेश का चुनाव करना, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट का चुनाव करना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने साइकोलॉजी को मैनेज करना. किस तरह से आप बिहेव करते हैं, आपका इमोशनल क्वोशंट कैसा है इस उतार चढ़ाव को झेलने के लिए, और उसके लिए अपने आप को कैलिब्रेट करने में थोड़ा समय लग जाता है. उसके लिए 2-4 साल लग जाता है जब आप पैसा लगाते हैं, क्योंकि केवल बाजार देख करके आप ये नहीं सीख पाते. बाजार में पैसा लगा हुआ देख करके उसके बाद उस उतार चढ़ाव को आप एक्सपीरियंस फ़र्क तरीके से करते हैं.
तो इक्विटी में तो हमेशा ही एसआईपी करना चाहिए, और निर्भर करता है चूंकि फिक्स्ड इनकम जो इक्विटी सेविंग्स फंड है या डेट ओरिएंटेड इक्विटी फंड है, उनमें अंतर यह है कि 1/3 पैसा इक्विटी सेविंग्स फंड में इक्विटी में लगा रहता है, और वो जो डेट ओरिएंटेड इक्विटी फंड है वो पहले उन्हें एमआईपी कहा जाता था, उनमें थोड़ा इक्विटी एलोकेशन और कम होता है, लेकिन करीब करीब उसका एक्सपीरियंस एक सा ही होगा। इनका उद्देश्य ये है कि आपको फिक्स्ड इनकम से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाए, इन्फ्लेशन को आप बेहतर तरीके से बीट कर पाए, इससे सुपीरियर रिटर्न मिल पाए। और मुझे लगता है कि उन फंड्स में डेट ओरिएंटेड बैलेंस में आप एक मुश्त पैसा लगा भी सकते हैं, लेकिन बैलेंस फंड में भी आपको एसआईपी ही करना चाहिए। और शुरुआती निवेशक के लिए बैलेंस फंड का भी जो गिरावट का जो दौर होता है वो काफ़ी होता है उन्हें डराने के लिए कि वो भविष्य में निवेश ना करें, इसलिए एसआईपी करना ज़रूरी है। बेंगलुरु से श्रीकांत हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पोस्ट ऑफिस में रुपया जो जमा करते हैं वो लोग अपना रुपया कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? वो बड़ा सीधा साधा, आप जो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं वो आप भारत सरकार के साथ जमा कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस आपका केवल एजेंट है, केवल ऑपरेटिंग एजेंट है, और तो पोस्ट ऑफिस में लगाया हुआ पैसा आपका लोन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। Bharat Bhushan now joins us. हेलो। Yeah, Bharat, please go ahead and ask your question. भारत, सवाल पूछे अपना। जी मैं कनेक्ट हो चुका है स्टूडियो से। जी आप सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। धीरेन्द्र जी जी बोलें आप। जी सर, मुझे ना म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए थी सर, जरा बताइए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा, आगे 1 साल के दौरान मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो बताइए सर। धन्यवाद। भारत भूषण जी, हर सप्ताह ये प्रोग्राम सुनिए, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको काफी जानकारी मिलेगी। दूसरा, केवल 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में या किसी लिक्विड फंड में, और अगर ये मुश्किल हो तो रिकरिंग डिपॉजिट भी कीजिए। लेकिन कई सालों के लिए निवेश करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, एक बैलेंस फंड का चुनाव करें और हर महीने लगाएं, 3 साल तक करें। और मुझे लगता है कि ये 3 साल तक लगातार निवेश करना, आपको म्यूचुअल फंड के और उसके बारे में क्यूरियस रहें, जाने देखें, लेकिन हर महीने करते रहें और उसमें फेरबदल ना करें। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी, और इस प्रोसेस में आपका फुल लर्निंग भी पूरी तरह से आप सीख भी पाएंगे कि ये कैसे काम करता है। If time permits, we'll discuss on this. Moving on, the macroeconomic data announcement, auto sales numbers, RBI interest rate decision and global events related to the US and China over Hong Kong may drive market sentiments this week. Analysts said PMI data for manufacturing and services sectors scheduled to come this week may also impact trading at the bourses. Equity markets may also react tomorrow to India's economic growth slipping further to a low of 4.5% in July-September. The official data was released post-market hours on Friday. During the week ended on Friday, the Sensex rose 434 points or 1.08% to settle at 40,794. The Nifty 50 index rose 142 points or 1.19% to settle at 12,056. In the week, the BSE Mid-Cap Index rose 2.35% and the Small Cap Index gained 1.55%. अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Namaskar, good evening, sir. Namaskar. What would you advise to an alert investor from multi-cap fund or large cap fund? Should he book some profit if he is seeing around 20-25% profit, or he should let it go and let it grow? Because we expect some market to fall down, but we don't know whether it will really fall or not. So is there any point in taking some profit for investor, or no, let it go? It's a question which most investors are asking. One is that, what should be your principal vehicle of investment? Multi-cap, because large caps do well sometimes small cap do well, and they do well when you least expect it. And once you have built enough confidence, they stop doing well for a while and you get nervous. So that's one. The second way of dealing with this problem which you are facing, the dilemma that enough return, should I book profit? The problem is that once you book profit, what do you do with that? The way to deal with this is called rebalancing.
for an alert and thoughtful investor like you should who is thinking hard about it and also wondering how to go about doing things in a methodical way. You should think in terms of all your money that is invested, how much of it is in equity, how much of it is in fixed income, and if there is any fixed income component, assuming that you have chosen to invest 25% in fixed income, every investor should have a fixed income allocation for two reasons. One is that the fixed income allocation should be primarily to, if you have any income requirement, that should always be in fixed income. The other is it provides stability to your portfolio. When the market crumbles, you don't panic simply because your portfolio falls less. The fixed income is able to provide you the support. So having a pre-stated asset allocation that 25% of my money will be in fixed income, or 40% of my money will be in fixed income, or 50% of your money will be in fixed income is a rule which you should decide yourself. Once you have done that, it will be taken care of automatically. You have to do little small action, which is if you have chosen to have 50% allocation to equity, 50% to fixed income, the equity does well, equity goes up and becomes 56% or 60%. Move 10% of your money from equity to fixed income, the allocation will be reset to 50-50 again. So do it annually or do it when your asset allocation goes wacky, in terms of you have whenever it goes up and down by 20%. So the reverse will also happen. Sometimes equity will go down and your fixed income will actually become more. So you will be able to move your money from fixed income to equity. And the advantage of having this asset allocation is that you don't behave in an erratic way. Many a times you don't know whether the market is falling and keep falling. So you will get opportunity to rebalance it, move. So effectively it translates into some method to the process of buying low and selling high, and both ways. चलते चलते एक खबर पर नजर डालते हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एमएमटीसी तुर्की से 11,000 टन प्याज का आयात कर रहा है। इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में इसकी खेप पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए एमएमटीसी को यह कदम उठाने के लिए कहा है। इसके अलावा इस महीने के मध्य में मिस्र से भी 6,090 टन प्याज आ जाएगा। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के सभी प्रयास कर रही है। You cited the example of 2017 when small caps did very well. Yeah, they did very well. Should one seize the opportunity and just withdraw from the profits and not move on to the next level, or end your association there and there? Very difficult. That is why if it is 20%, it's reached the height. Rebalance. Move a small part of your money. Okay. Because the moment you decide your asset allocation, that 100% gain in small cap would have meant that if you started with a 50% equity, 50% debt, by end of 2017, your 50% would have become 75%. So you would have moved a part of it. At the same time, you don't know when, and in a situation like this, you will be actually moving your money from fixed income to equity, which is a desirable way. धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आने और प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। Before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in 22,872 crore rupees into the Indian capital market in November this year. And in the business week ended on Friday, Sensex and Nifty gained more than 1%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.